जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू क्लासेस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई कक्षा 8 विषय विज्ञान के नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर की। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो कक्षा 8 के मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं। यानी 2024 में जो आपकी परीक्षा होगी साथियों, बोर्ड का एग्जाम कक्षा 8 का, उसका पेपर कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए बोर्ड द्वारा एक ऑफिशियल पेपर जारी किया जाता है, जो जारी हो चुका है। लेकिन साथियों, आपको पीडीएफ तो मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उस पीडीएफ में आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं सभी आंसर बताऊंगा, सभी प्रश्नों के विज्ञान का पूरा पेपर हल करवाया जाएगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसी पेपर में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके विज्ञान विषय में लगभग 90% नंबर यहीं से आ जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से आपको देखना है, और जैसे ही वीडियो एंड होगा तो आपको मेरे द्वारा इन सभी के आंसर का पीडीएफ और मॉडल पेपर का पीडीएफ दे दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। आप यहाँ ध्यान से देखिए, साफ साफ लिखा है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय विज्ञान नमूना प्रश्न पत्र। पेपर की बात करें साथियों, पेपर आपको कितने नंबर का देखने को मिलेगा, तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। समय अवधि होगी 2 घंटे 30 मिनट की, यानी 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका पेपर होगा वो बुकलेट में होने वाला है, यानी आपको कोई भी पेपर नहीं दिया जाएगा, आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन लिखा होगा और सामने का आंसर की जगह खाली होगी, आपको उसमें आंसर भर देना है। और सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो होंगे वस्तुनिष्ठ। जैसे प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी साथियों, अगर यहाँ पे CO2 लिखा होता तो भी आपका एकदम राइट आंसर यही होता, क्योंकि इसे ही कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन के अपूर्ण दहन से बनती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा कि घरों में कौन सा द्रव ईंधन के रूप में काम आता है, तो LPG होता है साथियों। जो घरों में खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज किए जाते हैं, उनमें जो गैस होती है वो होती है LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, इसके बाद आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे, तो हम कागज का पुनर्चक्रण का सुझाव भी दे सकते हैं, कागज का पुनः उपयोग का सुझाव भी दे सकते हैं, और कागज की बचत का भी दे सकते हैं। यानी आपका इसमें द ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, सभी आंसरों को ध्यान से नोट कर लीजिए साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्ती का मात्रक क्या है, तो साथियों आवर्ती ध्वनि है, और इसका जो मात्रक है वह हर्ट्ज होता है। आपको ऑप्शन सही एकदम याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को क्या सुझाव देंगे। टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करनी चाहिए, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना चाहिए, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना चाहिए। तो हम सभी सुझाव अपने मित्र को देंगे, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, तो आपको याद रखना है साथियों, रबड़ में विद्युत धारा नहीं बहती, लकड़ी में भी नहीं बहती, प्लास्टिक में भी नहीं बहती, किसमें बहती है, एल्यूमिनियम में। तो अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की बात करें, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिब आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है, तो साथियों इन सभी कारण से किया जाता है, इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, ठीक है। काफी अधिक प्रश्न है साथियों, इसलिए फास्ट तरीके से बताया जा रहा है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है साथियों, तांबे की छड़ को हम आवेशित नहीं कर सकते हैं घर्षण द्वारा। ठीक है। इसके बाद जो अति लघुरात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट होंगे प्रश्न नंबर 9 से 12 तक। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वह बोल रहा है कि निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को छांटिए, तो मोट साथियों, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। तो आपको याद रखना है, जो आपके ड्रिप तंत्र व छिड़काव तंत्र है, यानी कि जो आपके ये 2 नाम है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र, तो ये तो आ जाते हैं साथियों सिंचाई की आधुनिक विधियों में, और बाकी जो आपके रहट ढेकली है वो आ जाते हैं पारंपरिक में। तो आपको यहाँ पर भर देने हैं ये नाम, जो आपको यहाँ पर जो खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 नाम इसके और 3 नाम इसके। अगर इससे कम है तो आप कम भी लिख सकते हैं, जो दिया है उसमें से। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं, तो मुख्य रूप से आपके चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर से। जो प्रतिजैविक होती है साथियों, एंटीबायोटिक होती है, यानी अगर हमारी तबियत खराब होती है, जो हम दवाई लेते हैं तो वह जैविक को मारने का काम करती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिजैविक। तो इनके निर्माण में हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे, प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है। तो आप इसमें इतना लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है, LPG और CNG का पूरा नाम लिखिए। तो LPG का पूरा नाम है
द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, तो आप इसमें ये आंसर लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, ओके। खिलाड़ी कीलेदार जूते स्पाइस का उपयोग क्यों करते हैं? तो आपको इसमें भी याद रखना है साथियों, क्यों करते हैं। तो इसमें आप लिख देंगे आंसर, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइकस का उपयोग क्यों करते हैं? तो साथियों जो खिलाड़ी होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत अधिक भागने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से घर्षण को कम करने के लिए वह स्पाइकस यानी कीलदार जूते का प्रयोग करते हैं। किस कारण? घर्षण को कम करने के लिए। आपको याद रखना है, घर्षण के कारण आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है जो आपको मिलान करना है। तो रासायनिक उर्वरक आपके होते हैं यूरिया और सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद की बात करें, पशु अपशिष्ट गोबर पादप अवशेष से बनती है। खरीफ की फसल आपकी चावल और मक्का है। और थ्रेसिंग है अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। तो इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे। ठीक है, ओके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम के महत्व को आपको समझाना है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। यह मिट्टी में पाया जाता है जो मटर, मूंगफली, मसूर, मूंगफली आदि जैसे फलीदार पौधों की जड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहता है। तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, सत्य असत्य बताने। तो आप इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 में हम बताएंगे कि सत्य असत्य क्या है। तो पहला पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। तो साथियों क्या जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले हैं? तो आप इसमें कर देंगे हाँ सत्य है। इसके बाद है कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है। तो नहीं, ये सीमित संसाधन है, इसमें आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद ग बोल रहा है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो कोलतार है साथियों, तो ये 200 के लगभग पदार्थों का मिश्रण है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपका राइट हो जाएगा यानी सत्य हो जाएगा। इसके बाद बात करें घ की कि पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि बनाने में किया जाता है। तो ये भी आपका एकदम सत्य हो जाएगा। ठीक है, किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो दहन और ज्वाला में आप क्या अंतर लिखेंगे साथियों? आप लिख देंगे कि दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ज्वाला जो दहन से जो अग्नि प्राप्त होती है वह ज्वाला कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 की बात करें कि रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा बुक यानी पुस्तक क्या है उसके बारे में आप इसमें लिखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 में कि रेड डाटा बुक यानी पुस्तक वह राज्य दस्तावेज जानवरों, पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है। यानी इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है सभी जानवर, यानी इसके अंदर सभी दुर्लभ जानवरों की जानकारी रखी जाती है सभी की। इसके बाद है अपना सेकंड, जैव विविधता क्या है। तो साथियों जैव विविधता की आप परिभाषा लिखेंगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। क्या? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के बीच जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, इसका आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सभी प्रश्नों के सभी आंसर बता रहा हूं साथियों, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ये चैनल आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी मदद कर सके। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर मिलेंगे आपको। पहला है अमीबा द्वारा जनन कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है अमीबा द्वारा जनन द्विखंडन में होता है। किसमें होता है साथियों? द्विखंडन, यानी द्विखंडन आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ब बोल रहा है अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन कहलाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। 2 नंबर पे आप निषेचन लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद है मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु को शिशु जो जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जरायु, जिसमें आपका 3 नंबर पे जरायुज हो जाएगा। ठीक है। फिर है मुकुलन द्वारा जनन कहाँ होता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है साथियों किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। तो आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। तो सभी रिक्त स्थानों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 की बात करें, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं, जो आपका साथियों दाब होता है, जो आपका दाब होता है वह क्या होता है? वह होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल आपके दाब का सूत्र होता है। तो दाब को हम बोलते हैं P और बल को हम बोलते हैं साथियों F यानी फोर्स, और बटा में आप लिख देंगे A, यानी P बराबर F बटा A होता है। और आप इसमें बता देंगे क्या संबंध है। तो आप लिख देंगे P यहाँ पर समानुपाती होता है F के, यानी अगर किसी वस्तु का दाब बढ़ता है तो उस पर बल भी अपने आप बढ़ जाता है। तो आप इसमें संबंध लिख देंगे जो मैंने आपको स्क्रीन पर बताया है। तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है उदाहरण देके समझाइए कि घर्षण मित्र और शत्रु दोनों कैसे हैं। तो आप इसमें एक उदाहरण देके समझा देंगे। आप इसमें लिख देंगे कि जब हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो यह मैत्रीपूर्ण
घर्षण का कार्य करती है। इस स्थिति में माचिस की तिल्ली और तिल्ली तथा माचिस की डिब्बी में पार्श्व सतह के बीच घर्षण बल कार्य करता है। अब शत्रु के रूप में घर्षण के उदाहरण हो सकते हैं, घर्षण के कारण उष्मा का उत्पादन हो रहा है या ऊर्जा अपव्यय हो रही है, तो ये शत्रु के रूप में कार्य कर देगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन पे बताया हुआ। तो आप इसमें लिख देंगे कि मित्र और शत्रु कैसे घर्षण। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। इसमें पहला बोल रहा है सुचालक पदार्थ। तो सुचालक पदार्थ क्या होते हैं साथियों? सुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहती है। क्या होता है? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम सुचालक पदार्थ बोलते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर, इसका नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें 22 की, वह बोल रहा है कि अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के 2 सुझाव दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसमें लिख सकते हैं कि अपनी आंखों को मत मलो, बार बार हाथ धोने का अभ्यास करें, अपनी आंखों को धूप से बचाएं, धूम्रपान छोड़ें, संतुलित आहार लें। तो ये सारे आप इसमें लिख देंगे। 2 सुझाव पूछे थे, मैंने आपको कई बता दिए, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम आप कौन से लिखेंगे? पहला नियम तो आप लिख देंगे कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। किधर की साइड साथियों? बाईं ओर चलना चाहिए। और दूसरा नियम आप इसमें लिख देंगे कि सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसका साथियों? जेब्रा क्रॉसिंग का। तो ये 2 लिख देंगे कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर इसका 23वें का बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर। तो बाह्य निषेचन क्या होता है साथियों? शरीर के बाहर होता है। किधर होता है? शरीर के बाहर वाले निषेचन को क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो आपके दोनों इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। इसके स पॉइंट की बात करें, इसका स पॉइंट बोल रहा है मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्क्रीन पे मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, इस प्रकार का चित्र बनेगा, आप चित्र बना लेना, बहुत ही सिंपल सा चित्र है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इसके बाद जो प्रश्न नंबर 24 है वह हमें बोल रहा है, यहाँ पर आप देखिए कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख देंगे, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो आप इसमें लिख देंगे। फिर भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है। तो आप इसमें भी लिख देंगे पोषक तत्वों का महत्व, ऊर्जा प्रदान, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो दैनिक कार्यों और शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। तो इनका ये महत्व हो जाएगा। इसके बाद ब बोल रहा है बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें उदाहरण दे देंगे कि यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों से दबाएं तो उसकी आकृति बदल जाएगी, रबड़ की गेंद को दबाने से भी उसकी आकृति बदल जाएगी। तो आप इसके उदाहरण लिख देंगे, ये बहुत ही सिंपल से। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 आपको बोल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि ये किस प्रकार भवनों से तड़ित के प्रभाव को बचाने में सहायक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिखा देता हूँ, इस प्रकार का आप चित्र बना देंगे और इसके बारे में लिख देंगे। फिर परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन साथियों 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका इसमें नियमित परावर्तन हो जाएगा, नियमित परावर्तन। दूसरा आपका हो जाएगा इसमें विसरित परावर्तन। तो ये दोनों परावर्तन के बारे में आप इसमें लिख देंगे तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने सभी प्रश्न बता दिए, आपको 25 प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। अब बात करें कि आपको इनके आंसर का पीडीएफ और ये सभी 6 विषयों का पीडीएफ कैसे मिल सकता है बहुत ही आसानी से। तो अभी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। मेरे द्वारा आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा बहुत ही आसानी से। और अगर आपको और भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सभी के वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा में काफी मदद करने वाला है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।